हेलो स्टूडेंट्स, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमारी तैयारी चल रही है। हम लोग पहले पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। 78th का पेपर आपका चल रहा है, ठीक है। पीवाईक्यू को हम लोग बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं। 80 नंबर तक हम लोग कर चुके थे, आज हम लोग 81 नंबर से करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के पोस्ट पर भी कार्य किया है, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द बजट प्रायोरिटीज़ इन परस्यूट ऑफ विकसित भारत इन यूनियन बजट 2024-25। विकसित भारत, देखिए सरकार ने यूनियन बजट 2024-25 में एक एम रखा है विकसित भारत का कि इंडिया को 2047 तक, 2047 मतलब 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे और 2047 में हमारा 100 साल हो जाएगा इंडिपेंडेंस का। तो 100 साल में इंडिया को क्या बनाना है, विकसित भारत बनाना है। 2047 तक इंडिया हो जाएगा विकसित भारत। और अभी जो टाइम चल रहा है इंडिया का, वो चल रहा है अमृत काल। ऐसा कहा गया है कि अमृत काल चल रहा है 25 सालों का, क्योंकि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग कर चुके हैं ना। तो 75 से 100 ईयर्स के बीच में जो 25 साल का टाइम है, इसको कहा गया है कि अमृत काल है, ठीक है। तो जो बजट आया था इस बार, बजट को पूरा डिटेल में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बजट किस आर्टिकल में आता है, बजट को संविधान में क्या कहा जाता है और बजट कैसे कैसे पास होता है, कौन लेकर के आता है उसको, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा कि बजट जो होता है उसको दोनों सेशन से, मतलब दोनों जो हमारे हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों में उस पर वोटिंग होती है और डिस्कशन होता है, डिस्कशन एंड वोटिंग, या फिर सिर्फ एक में डिस्कशन एंड वोटिंग होता है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, किस में डिस्कशन होता है और किस में वोटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द बजट प्रायोरिटीज़। इस साल जो बजट आया था 24-25 का, पिछले साल का, इस साल तो 25-26 का बजट है, वो भी पढ़ना होगा आप लोग को, पढ़ के जाना होगा एग्ज़ाम से पहले। 25-26 वाला जो बजट है, तो 24-25 वाला जो बजट था उसमें बजट प्रायोरिटीज़ डिस्कस की गई थी कि 9 प्रायोरिटीज़ है सरकार के। इन 9 क्षेत्र हैं जिनको सरकार प्राथमिकता से जिन पर कार्य करेगी, ठीक है। उन 9 क्षेत्र में कौन नहीं आता था, यानी इन चारों में कौन है जो उसमें नहीं आता था। जैसे पहला है एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी मतलब ऊर्जा संरक्षण, जैसे बिजली वगैरह है, ठीक है। तो सरकार का बहुत फोकस है एनर्जी सिक्योरिटी पे। एनर्जी सिक्योरिटी मतलब होता है कि जैसे हम लोग कोल पेट्रोल यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह हम लोग जो है अब बचाएं, बिजली बचाने के लिए सरकार लेकर के आएगी, नहीं कोल पेट्रोल नहीं, सीएनजी यूज़ करो, ठीक है। पहले हम लोग 100 वाट वाला बल्ब यूज़ करते थे, तो उसको हटा के फिर आया कि नहीं 100 वाट का नहीं 9 वाट का बल्ब यूज़ करो, वाइट बल्ब आ गया येलो बल्ब की जगह। तो ये सब क्यों आ रहा है, ये सब एनर्जी सिक्योरिटी के तहत ही ये सभी चीज़ें की जा रही हैं हमारे देश में, ठीक है। कि बिजली को जितना से जितना हद तक हो सके बचाया जाए, ठीक है। क्योंकि बिजली के निर्माण में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स खर्च होता है, ठीक है। अर्थ का जो बहुत सारा जैविक ईंधन है वो खर्च हो जाता है। तो ये तो सही चीज़ है, ये तो इंक्लूडेड है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है नॉट इंक्लूडेड। बी नंबर क्वेश्चन है बी ऑप्शन है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे सरकार का फोकस हमेशा से रहा है। जो बीजेपी सरकार है यही लेके आई थी कि वो किसान सम्मान निधि करके 6,000 रुपये देना है, और भी चीज़ें, मतलब किसानों के प्रति सरकार हमेशा ही उदार रहेगी, हमेशा ही सही रहेगी। तो सरकार का यहाँ था कि खेती में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और रेजिलियंस को बढ़ाना। रेजिलियंस माने ऐसा फसल का उपयोग करना जो कि बाढ़, सुखाड़ सबको झेल सके, है ना। पानी आए तो उसको भी झेल ले, सूखा आए तो उसको भी झेल ले। तो खेती में रेजिलियंस को बढ़ाना, जैसे हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम होता है ना, वैसे जो पौधे हैं उनके भी इम्यून सिस्टम को बढ़ाना। फिर तीसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास। सतत विकास इन्वायरमेंट से संबंधित है कि मतलब कहना ये है कि जब हम लोग डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, विकास पे फोकस करते हैं, तो इन्वायरमेंट पे फिर फोकस नहीं रह जाता है। डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं, डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट हो जाता है। पेड़ को काट करके रोड बनाते हैं, शहर बनाते हैं। आज हमारे शहर क्या है, कंक्रीट के जंगल हैं। असली जंगल जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो विकास करने से क्या होएगा, आप ज़्यादा पेड़ पौधा कहाँ देखते हैं, गाँव में देखते हैं, शहर में नहीं देखते हैं, क्योंकि शहरों में पेड़ों को काट करके विकास हुआ है। तो विकास और जो
इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, वो इस साथ साथ नहीं चलेगा। अब सरकार विकास की अगर बात कर रही है कि एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, एग्रीकल्चर में ये करना है और भी चीज़ें, तो फिर इन्वायरमेंट पे ध्यान नहीं देगी। और इंडिया का ऐसा ही है, इंडिया का कहना है कि हम क्यों कोयला को मतलब कम जलाएं और हम क्यों पेड़ को कम काटें। जो इतना 200 सालों से, जैसे अमेरिका है, चाइना है, सबसे ज़्यादा तो इन लोगों ने डेवलपमेंट किया है और पर्यावरण को बर्बाद किया है। तो अभी हमारी बारी है विकास करने की, अब हम विकास करेंगे। अब हम भी मतलब बर्बाद करेंगे, हम क्यों तुम लोग का बात सुने। तुम लोग मतलब कि अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ सोचो। समझ आया। तो इंडिया जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जल्दी नहीं करता है। तो यही है, ये हमारे बजट की प्रायोरिटी में नहीं आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रियल मीनिंग ये होता है देखो, कि जब हम लोग पर्यावरण का प्रयोग करते हैं तो हमें ऐसे उपयोग करना है कि अभी की हमारी जो भी ख्वाहिशें हैं वो तो पूरी हो, प्लस साथ में जो फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतें हैं उसको भी ध्यान में रखना है। ये नहीं कि अभी आप हर चीज़ को इतना बर्बाद कर दीजिए कि हमारा भविष्य जो है, जो फ्यूचर जनरेशन के चीज़ें लोग हैं वो उसको देख ना सकें। जैसे देखिए, एक पहले बहुत बड़ा हाथी हुआ करता था, मैमथ। अब वो नहीं होता है, विलुप्त हो गया। कितनी सारी प्रजातियां जो विलुप्त हो गई। पहले मैना देखने को मिलता था, अब मैना देखने को नहीं मिलता है ना। बहुत वो छोटे छोटे स्क्वायरल भी देखने को नहीं मिलता है। तो सतत विकास का मतलब होता है कि इस तरह विकास करिए कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहना चाहिए, आपकी भी ज़रूरतें पूरी हों और फ्यूचर के लिए भी रहे। ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। जो इस पे तो सरकार का फोकस है ही अभी भी कि एम्प्लॉयमेंट देना। आप देख सकते हैं बिहार में कितना एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, यानी पूरा फोकस है एम्प्लॉयमेंट और स्किल पे, कि लोगों को स्किल कौशल सिखाना है। ठीक है। तो 9 चीज़ें थी, वो ये हैं 9 बजट प्रायोरिटीज इन परस्यूट ऑफ विकसित भारत। देखिए, प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, ये दोनों तो पूछा ही था, और एनर्जी सिक्योरिटी भी पूछा होता है। इसके अलावा इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, देखिए डेवलपमेंट जो है ना, सरकार का फोकस है कि विकास जो है ना वो इंक्लूसिव होना चाहिए। इंक्लूसिव मतलब होता है सभी लोग उसमें इंक्लूड रहे। सिंपल मतलब है कि हर व्यक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट मीन्स उसमें इंक्लूड है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अमीर और अधिक अमीर होता जाए, गरीब और अधिक फिर गरीब ही होता जाए। मतलब सबको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। अगर किसी को ज़्यादा मिल रहा है तो किसी को कम भी मिले, पर मिले, ये नहीं कि एकदम ज़ीरो है। तो इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है इंसान। ह्यूमन जो है ना, हम लोग ह्यूमन हैं, आप सब, हम लोग सब ह्यूमन हैं, मगर ह्यूमन तो हर कोई है, पर रिसोर्स कौन कौन है, कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो ज़रूरी है इस समाज के लिए। अब जैसे बहुत से रेपिस्ट हैं, मर्डरर हैं, ठीक है, चोर डाकू है, वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है इस समाज को, वो समाज में कुछ बदलाव, कुछ विकास नहीं ला सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्स कौन है? ह्यूमन रिसोर्स हैं ऐसे लोग जैसे आपके एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, बड़े बड़े लोग, और भी बहुत से, आप भी हो सकते हैं। ठीक है, आप भी ज़रूरी हैं। जैसे सरकार कहती है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है केस स्टडी में कि अगर एक बच्चा डूब रहा है और एक बूढ़ा डूब रहा है तो आप किसको बचाओगे? तो बहुत से लोग बोलते हैं कि बच्चे को बचाएंगे, क्योंकि बच्चा भविष्य है इस देश का। तो क्या है कि हर बच्चा जो जन्म लेता है वो एज ए ह्यूमन जन्म लेता है, एक व्यक्ति के तौर पे वो जन्म लिया, मनुष्य के तौर पे। फिर उसको रिसोर्स बनाना, इस समाज के लायक बनाना, ये काम होता है इस समाज का ही, कि उसको किस तरह से ऐसा पालन पोषण हो, उसकी पढ़ाई लिखाई हो, कि वो ह्यूमन रिसोर्स बन जाए। ठीक है। उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होता है कि उसका हेल्थ बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, और दूसरा चीज़ होता है उसका एजुकेशन बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। क्योंकि कोई वीक आदमी है, अगर वो बीमारियों से भरा हुआ है, तो फिर वो तो कैसे वो ह्यूमन रिसोर्स है, फिर वो काम नहीं कर सकता है, वो सिर्फ उस पर क्या होगा, खर्च होएगा। तो हेल्दी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ में एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ह्यूमन रिसोर्स के विकास के लिए। और सरकार का फोकस है कि सिर्फ अमीरों का नहीं, गरीबों में भी एजुकेशन एंड जो है आपको हेल्थ, इस पे फोकस किया जाए। एंड सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का क्या मतलब होता है कि समाज में सबको न्याय मिले। ऐसा नहीं कि किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, SC ST के नाम पे, मतलब भेदभाव जो चलते रहता है वो सब नहीं, समाज में न्याय हो। चौथा है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। सरकार का हमेशा से फोकस रहा है, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब। तो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस हमेशा रहा है, एंड सर्विस सेक्टर पे भी फोकस रहा है, सेवा क्षेत्र पे। पांचवा है अर्बन डेवलपमेंट। देख रहे हैं, सरकार का सारा फोकस जो है वो डेवलपमेंट की तरफ है। डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट पे अगर फोकस करेंगे तो इन्वायरमेंट पीछे छूट जाएगा।
ऑप्शन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो था वो इसीलिए पीछे छूट गया। नाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट है पर वो होता है इन्वायरमेंट के सतत विकास। ठीक है, फिर छठा है आपका एनर्जी सिक्योरिटी, सातवां है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है एकदम, मतलब बड़े बड़े हाईवेज रोड सब बनाने हैं। आठवां है इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना है, साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाना है। और नवा है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, जो भी रिफॉर्म्स लाने हैं, नेक्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म्स लाने हैं, चेंजेस लाना है। लिथियम आयन बैटरीज़ का प्रयोग करना है। ठीक है, नॉर्मल बैटरीज़ की जगह, मतलब जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करना है। ये सब नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। तो ये 9 प्रायोरिटीज़ थे बजट के। इसके अलावा सरकार का जो फोकस था बजट में, 4 चीज़ों पे फोकस किया गया था, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमईज और मिडिल क्लास। एमएसएमईज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एमएसएमईज का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, जिसको कुटीर उद्योग भी बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री, घरों में पापड़ बनाना, ये सब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सब में आता है एमएसएमई। ठीक है, अब चलो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन्स द लैंड्स ऑफ बिहार, यानी इन चारों नदियों में बिहार में कौन सी नदी पाई जाती है। ये भी, इसका भी आप लोग आंसर आराम से दे सकते हैं, क्योंकि नर्मदा हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ये तो मध्य प्रदेश गुजरात तरफ बहता है। महानदी उड़ीसा की मुख्य नदी है जिसपे हीराकुंड डैम बना हुआ है। यमुना नदी जो है ये तो यूपी प्रयागराज में ही ना मिल जाता है गंगा नदी में जाके। तो बचा कौन, घाघरा। तो घाघरा जो है वो बिहार की ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। बिहार में और कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं आप लोग जरा ये वाला देख लीजिए, बिहार की नदियां। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक तो सबसे जो मेन नदी है वो है गंगा नदी, जो पूरा ऐसे बीचों बीच बह रहा है, जो बिहार को 2 भाग में डिवाइड करता है, नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार। गंगा नदी के आधार पे ही ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बहुत सारा ऐसा देखो रूट ही नहीं है, ट्रेन रूट नहीं है जल्दी नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार आने के लिए, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पूरा बीच में एकदम गंगा नदी है। इसके बाद और ऊपर की नदियाँ देखते हैं, सबसे पहले नॉर्थ की। सबसे पहला नदी आपका यही आता है घाघरा, नॉर्थ की नदियों में, जो कि यहाँ पे सारी जो नदियाँ हैं ना वो गंगा की सहायक नदी होंगी। तो ऊपर है घाघरा, घाघरा के बाद कौन है, गंडक नदी, गंडक के बाद कौन है, बूढ़ी गंडक नदी। देखो घाघरा और गंडक नदी जो है ना, बूढ़ी गंडक, ये सब नेपाल से आते हैं। देखो सारी नदी नेपाल से ऐसे बना हुआ है ना, सब नेपाल से आ रहा है, ये सब कोसी नेपाल से आ रहा है, सब नेपाल से आता है। ठीक है, तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक नदी पे ही ये है कांवर झील पक्षी विहार है। कांवर झील पक्षी विहार बेगूसराय, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कांवर झील पक्षी विहार जो है ये किस नदी पर है, तो ये बूढ़ी गंडक नदी पे है, कांवर झील पक्षी विहार बेगूसराय। फिर यहाँ पे है बागमती, बागमती डायरेक्ट गंगा में नहीं मिल रहा है, ये बूढ़ी गंडक का सहायक नदी है। देखो यहाँ पे जाके बूढ़ी गंडक में मिल रहा है बागमती। उसके बाद है कमला नदी, उसके बाद है कोसी, कमला भी डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ कोसी में कमला जाके घुस रहा है। उसके बाद है कोसी, कोसी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप जानते हैं, बिहार की का शोक माना जाता है कोसी को। और ये है महानंदा नदी, सबसे ईस्ट की नदी जो है वो महानंदा, और सबसे वेस्ट का नदी जो है वो कौन है, घाघरा। सबसे वेस्ट में है घाघरा और सबसे ईस्ट में कौन है, महानंदा। क्वेश्चन पूछा गया है सबसे ईस्ट में कौन है पूरब में, तो महानंदा सबसे पूरब में है, और इधर है घाघरा। अब नीचे की नदियों में देख लो, ज़्यादा नहीं है तो आराम से नाम याद हो जाएगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी। कोसी महानंदा तो याद है ही, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा भी याद है, बागमती और कमला याद कर लो। और नीचे की नदियों में देखें तो एक ये नदी दिख रहा है, इसका नाम है करमनासा, करमनासा नदी। ठीक है, ये बॉर्डर बनाता है यूपी और बिहार का बॉर्डर, बॉर्डर पे आ गया है करमनासा नदी। फिर सोन नदी, सोन डायरेक्ट गंगा में जाके मिलता है पटना के पास, सोन नदी। पुनपुन नदी, ठीक है। फल्गु नदी गया में है, फल्गु नदी, इसका पुराना नाम था निरंजना नदी, फल्गु का पुराना नाम निरंजना नदी, इसी के तट पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, उसके बाद है क्यूल नदी, क्यूल जगह का नाम है, वहीं पे है क्यूल नदी। और अजय रिवर, अजय नदी। तो नीचे यही है करमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय। ये हो गया आपका बिहार का सारी नदियाँ, इसको आप लोग एक बार याद करना। मेन नदी है गंगा। गंगा देखो बिहार में बीचों बीच बह रहा है, तो बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसको क्रॉस करता है। ठीक है, बहुत सारे ज़िले को क्रॉस करता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन में आता है कि कौन कौन सा ज़िला जो है उससे गंगा टच करता है। तो टोटल 12 ज़िले हैं जिनको गंगा टच करता है, ठीक है, जिनसे होके फ्लो करता है।
वो 12 जिले कौन कौन है आप यहाँ देखिए। सबसे पहले जो गंगा की एंट्री होती है वो बक्सर में होती है। बक्सर, बक्सर से यूपी में जब बिहार, यूपी से जब बिहार प्रवेश कर रहा होता है तो पहले बक्सर से टच करता है। फिर भोजपुर, नीचे नीचे का देखते हैं, बक्सर, भोजपुर, पटना, ठीक है। यहाँ भी देख लो, सारण, ऊपर में कौन है, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, ठीक है। नीचे कौन है, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसको याद कीजिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार, ठीक है। बस इतना ही है, इतने ही से क्रॉस करता है। यहाँ पे ये जो नदी आपको दिख रहा है, ये नदी है कोसी, जो यहाँ पे आके मिल रहा है। कोसी देखो, कोसी ऐसे आके मिलता है, 3 जिलों को कवर करता है, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। इसी को कोसी डिवीजन बोलते हैं, कोसी प्रमंडल। बिहार का 9 डिवीजन है ना, 9 प्रमंडल है, याद कर लेना। बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं। जैसे जब लोग मतलब जब आप लोग यूपीएससी करते हैं, यूपीएससी करके जब आप आते हैं तो आप बनते हैं डीएम, यानी एक जिला के मालिक होते हैं। उसके बाद आप बनते हैं कमिश्नर। तो कमिश्नर जो होता है ना, वो प्रमंडल लेवल पे बैठते हैं। तो वो जैसे अगर कोसी प्रमंडल के कमिश्नर हुए तो उनके अंडर 3 जिला काम करता है, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। तो डीएम से भी ज़्यादा पावर हो गया उसके पास, एक डीएम के अंदर जो है 3 जिला है। ऐसे बड़ा प्रमंडल हुआ तो ज़्यादा जिला रहेगा। तो टोटल बिहार में कितने प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग अब घाघरा नदी के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। लिख लीजिए, घाघरा नदी के बारे में लिख लीजिए। घाघरा नदी को कर्नाली नदी भी बोलते हैं। कर्नाली नदी कहाँ बोलते हैं, नेपाल में, इंडिया में नहीं, ये नेपाल से होके आ रही है, तो नेपाल में इसको कर्नाली बोलते हैं, ठीक है। और मापचा सांगपो इन तिब्बत, और तिब्बत में बोलते हैं मापचा सांगपो। मतलब ये पहले तिब्बत में बहता है, फिर तिब्बत से नेपाल और नेपाल से इंडिया। तो तीनों जगह अलग अलग नाम है, इंडिया में घाघरा, नेपाल में कर्नाली और तिब्बत में मापचा सांगपो। सांगपो नहीं, क्योंकि सांगपो, केवल सांगपो तो ब्रह्मपुत्रा का नाम है ना, हम लोग ब्रह्मपुत्रा वाले में पढ़े हैं कि सांगपो नदी को, मतलब कौन नदी है, सांगपो, ब्रह्मपुत्रा। तो घाघरा का क्या नाम है, मापचा सांगपो, ठीक है। यहाँ पे देखो इस मैप में, यहाँ देखिए घाघरा कितना दूर से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है एकदम, है ना, यहाँ यहीं तक रहता है नेपाल। तो पहले तिब्बत, फिर नेपाल और फिर इंडिया। तो तीनों जगह इसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और इंडिया में भी ये 2 राज्यों से होके बहता है, एक तो यूपी में इंटर करता है, नेपाल से यूपी में, और फिर बिहार आता है, बिहार आके गंगा में मिल जाता है। तो यूपी में इसका नाम है सरयू नदी। सरयू का नाम सुने आप लोग, जिसके किनारे अयोध्या बसा हुआ है। तो असल में अयोध्या बसा हुआ है घाघरा नदी के किनारे। घाघरा का ही नाम यूपी में क्या है, सरयू नदी, और बिहार में उसका नाम हो जाता है घाघरा नदी। टोटल घाघरा नदी का 4 नाम हो गया, तिब्बत में हो गया मापचा सांगपो, नेपाल में हो गया आपको कर्नाली नदी, और इंडिया में यूपी में हो गया सरयू, और बिहार में हो गया घाघरा नदी, ठीक है। अब देखिए, द घाघरा ओरिजिनेट इन द मापचा चुंगो ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक। घाघरा जो है वो कहाँ से निकलती है, लिखिए, घाघरा जो है वो मानसरोवर झील के पास मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलता है, मापचा चुंगो ग्लेशियर से। सभी नदियाँ ग्लेशियर से ही निकलती हैं, जैसे यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। उसी तरह से घाघरा नदी जो है वो मापचा चुंगो ग्लेशियर, जो कि तिब्बत में है, वहाँ वो मानसरोवर झील के पास है, वहाँ से निकल करके आती है, ठीक है। घाघरा जो है वो हिमालय के नॉर्दर्न स्लोप, यानी कि हिमालय के इस साइड, तिब्बत की तरफ वो ऑरिजिनेट होता है। उसके बाद वो आ करके इंडिया में कट्स द हिमालय इन नेपाल एंड ज्वाइन द शारदा नदी, शारदा नदी को ज्वाइन करते हुए फिर आके गंगा में मिलता है, ठीक है। यह नेपाल की सबसे लंबी नदी, ये लिख लीजिए, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन नेपाल। यह नेपाल की सबसे लंबी नदी है, कर्नाली नदी, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बाय वॉल्यूम। यह
वॉल्यूम के अनुसार, जैसे पूछा जाता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो गंगा का जो सबसे लंबा सहायक नदी है एंड द सेकेंड लार्जेस्ट बाय लेंथ आफ्टर यमुना। देखो लंबाई के मुकाबले में अगर देखें तो यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है, गंगा की। मगर अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखें, वॉल्यूम मतलब आयतन के हिसाब से कितना पानी होल्ड करता है, तो यमुना से ज़्यादा पानी जो है वो घाघरा नदी में होता है। तो अगर बड़ी नदी के हिसाब से देखें कि सबसे बड़ी नदी कौन है, कौन ज़्यादा पानी होल्ड करता है वॉल्यूम के हिसाब से, आयतन के हिसाब से देखें तो घाघरा जो है वो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। बड़ी और लंबी में आपको अंतर पता होना चाहिए, बड़ी और लंबी। लंबी का मतलब सिर्फ लंबी नदी, बड़ी का मतलब उसमें लंबाई चौड़ाई सब रहेगा। तो अगर बड़ी नदी की बात करें तो सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की कौन है, घाघरा। और अगर लंबाई की बात करेंगे तो हो जाएगा यमुना। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, सरयू नदी जिसका मेंशन रामायण में भी है, घाघरा को ही सरयू नदी कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग, मतलब घाघरा के बारे में बस आपको इतना ही बात याद रखना है, इतना ही नोट करना है। देखिए कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि पूरा का पूरा ये जो आ रहा है, ये जो लिखा हुआ आ रहा है सब पूरा लिख ले रहे हैं, इतना इतना इतना। हर एक बात नहीं लिखना है आपको, इससे आपका नोट्स भरेगा, कॉपी भर जाएगा, फिर याद करने का आप में नहीं रहेगा। पॉइंट वाइज लिखिए ना, घाघरा नदी ऐसे डैश दे के लिखिए कि तिब्बत में उसका नाम मापचा चुंगो, फिर नेपाल में उसका नाम है करनाली, फिर इंडिया, यूपी में सरयू, बिहार में, इस तरह से मतलब कुछ डायग्राम टाइप का बना करके लिखिए जिससे कि आपको याद रहे और याद करने में आसानी हो। ऐसे पैराग्राफ वाइज भर भर के जो है ना वो नहीं, नोट्स नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो देखेंगे यमुना नदी के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन था इसमें हम लोग महानदी और नर्मदा ऑलरेडी बहुत डिटेल में कर चुके हैं, घाघरा भी कर लिया, अब बचा है आपका यमुना। यमुना के बारे में भी हम लोग सभी चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखो यमुना नदी यहाँ है, इसमें देखिए ये है गंगोत्री ग्लेशियर और ये है यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री से ये जो ब्लू कलर का है ये निकला आपका गंगा। ठीक है, ये गंगा यहाँ आके बह गया बे ऑफ बंगाल में, और यहाँ से निकला आपका यमुनोत्री से यमुना, तो ये यमुना निकल रहा है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे आके प्रयागराज में यहाँ मिल जाता है, गंगा में ही मिल जाता है। तो यमुना गंगा की ही सहायक नदी है, यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। अब यमुना के बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, यमुना का कौन कौन सा सहायक नदी है। यमुना का सहायक नदी कौन, यमुना तो गंगा की सहायक नदी है, कुछ नदी यमुना का भी सहायक नदी होगा, जैसे टोन्स है ना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब इसका सहायक नदी है यमुना का। ठीक है, तो देखिए अबाउट यमुना रिवर सिस्टम, यमुना के बारे में। यमुना जो है वो गंगा गंगा का ही हिस्सा है, गंगा ड्रेनेज सिस्टम का ही हिस्सा है यमुना। ठीक है, यमुना का टोटल लेंथ कितना है, 1300 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर। और ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी बनती है 1300 किलोमीटर के साथ। ओरिजिन कहाँ से होता है यमुना का, यमुनोत्री ग्लेशियर से। लिख लीजिए, यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ है, बंदर पूछ पहाड़ी के पास, उत्तराखंड में। मसूरी कहाँ है, उत्तराखंड में है ना, जहाँ लबासना है, तो वहाँ पे मसूरी पहाड़ी है। मसूरी पहाड़ी का जो ऊंचा चोटी है बंदर पूछ चोटी, ये भी उत्तराखंड में भी क्वेश्चन पूछा गया है, बंदर पूछ चोटी कहाँ है, बंदर पूछ चोटी है उत्तराखंड में, वहीं पर है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री 4 धाम का हिस्सा है। उत्तराखंड में मुख्य रूप से 4 धाम होते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। तो यमुनोत्री उसका हिस्सा है 4 धाम का, और ये बंदर पूछ चोटी पर है। जो पहाड़ होगा उसकी चोटी को क्या बोलते हैं, बंदर पूछ, और यहीं पर जो बर्फ गिरा हुआ है वो है यमुनोत्री ग्लेशियर, इसी से नदी निकल रही है। ठीक है, पहाड़ का देखो कुछ ऐसा बर्फ होता है ना जो जल्दी पिघलता नहीं है, सालों भर वो बना रहता है, जो ऊंची ऊंची चोटियों पे जो बर्फ होते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं ग्लेशियर्स। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलता है। ये उत्तराखंड में कहाँ पे, उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ कहाँ से, कौन कौन से राज्यों से होके बहता है,
तो सबसे पहले उत्तराखंड से निकला, उत्तराखंड से निकल के हिमाचल प्रदेश होते हुए और हरियाणा होते हुए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फिर दिल्ली। दिल्ली जो है वो यमुना नदी किनारे ही बस, आप लोग पढ़े भी होंगे, दिल्ली, आगरा, आगरा का ताजमहल, ताजमहल के पीछे यमुना नदी बह रही है। दिल्ली तो पूरा यमुना नदी को खराब ही कर दिया है, पूरा मतलब पूरा गंदा कर दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ से बह के फिर प्रयागराज में, यानी प्रयागराज किसका नाम है, इलाहाबाद का पुराना नया नाम है प्रयागराज, यूपी, वहाँ पे त्रिवेणी संगम है, वहीं पे जाके गंगा से मिल जाती है। तो कितना जगह से बहा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तीसरा हो गया हरियाणा, चौथा हो गया दिल्ली, पांचवा हो गया यूपी, ठीक है। और यूपी में ही ये प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है, त्रिवेणी संगम में, जहाँ अभी महाकुंभ मेला लगा हुआ था, नहाने के लिए लोगों की भीड़ जमा थी। और ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, तो आप लोग लिख ही चुके हैं, ठीक है। बंदरपुच पहाड़ी के पास इसकी जो मुख्य सहायक नदी है वो है टोंस। इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं, ये हेडिंग दे दीजिए, यमुना की सहायक नदियाँ। पहली सहायक नदी है टोंस नदी। कौन सी नदी है, टोंस, देखो यहाँ पे फोटो में देखना, ये यमुना रिवर से की ट्रिब्यूटरीज है। सबसे पहली जो नदी यमुना में आके मिलती है वो है यहाँ पे टोंस, यहाँ देखो। टोंस के बाद है गिरी, टोंस के बाद कौन नदी, गिरी। और कौन कौन राज्य देखो है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, ठीक है, यूपी और दिल्ली बीच में, बस इतना ही। तो सबसे पहला जो नदी है वो है टोंस, टोंस के बाद है गिरी, गिरी के बाद यहाँ पे देखो हिंडन, हिंडन रिवर, उसके बाद चंबल, बनास, सिंध, पार्वती, बेतवा, केन, ये सब नीचे से है, लाइन से याद करना है, ये सब गंगा का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ऊपर में है गिरी, टोंस, हिंद और हिंडन, और नीचे में ये सब है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। सबसे अब देखेंगे टोंस रिवर, टोंस रिवर के बारे में लिख लीजिए। टोंस जो है वो यमुना नदी की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे लंबी और सबसे बड़ी सहायक नदी है टोंस नदी। टोंस इज द लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, ठीक। और ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है, यह नदी, टोंस नदी भी जो है ना, इसका उद्गम कहाँ है, उत्तराखंड ही है, ठीक है। उसके बाद यह भी पेरिनियल रिवर है, पेरिनियल रिवर मतलब होता है जो नदी सालों भर बहता है ना, उसको पेरिनियल रिवर बोलते हैं। तो टोंस नदी जो है, हिमालय की सभी नदियाँ मुख्य रूप से पेरिनियल होती हैं, क्योंकि वो सालों भर बहती है। गर्मी में उसका बर्फ़ पिघलने से बहती हैं, और फिर बरसात में पानी बारिश से बहती है, ठीक है। इसके बाद है गिरी रिवर, इसके बाद कौन सा नदी है, गिरी नदी। इसमें कुछ खास नहीं, इट इज़ वेल नोन इन द जुब्बल एंड रोहरू हिल्स विच ऑरिजिनेट फ्रॉम कूपर पीक। बस गिरी नदी लिख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में ये शुरू होती है, हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। कहाँ पे, कूपर पहाड़ी के पास, हिमाचल प्रदेश में कूपर पहाड़ी के पास इसका उद्गम स्थल है गिरी नदी का, और यह भी यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट है आपको हिंडन रिवर। हिंडन इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना एंड ओरिजिनेट फ्रॉम अपर शिवालिक, यह भी हिमालय से ही ओरिजिनेट होता है, शिवालिक से, ठीक है। इसके बाद आप नीचे जब देखेंगे हम लोग, तो चंबल नदी, चंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है, आप लोग चंबल का डाकू सुने होंगे। तो चंबल नदी जो है वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान से बहते हुए और फिर यमुना में मिलती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान दो जगह से बहती है। चंबल रिवर का और भी नाम है, जैसे चरमनवती या चरमावती, ठीक है, चरमनवती या चरमावती, यानी इसके नाम है चंबल नदी के। और ये निकलती है जनपाओ हिल्स से, मध्य प्रदेश में विंध्यन रेंज है, मध्य प्रदेश की विंध्या पहाड़ी में जनपाओ हिल्स, जनपाओ पहाड़ी से ये निकलती है। इसका दो नाम है, चरमनवती और चरमावती, और ये मध्य प्रदेश के विंध्या पहाड़ियों में जनपाओ हिल्स से निकलता है, ठीक है। जो चंबल नदी है, इसने मालवा के पठार पे अपर्दन कर दिया है, मतलब जो पठार है, अब इस पे नदी ऐसे ऐसे बहता है, तो नदी क्या किया है, इसको बहुत टुकड़ा में क्या किया है, इसको ऊपर नीचे तोड़ दिया है, ठीक है।
मतलब एकदम बीहड़ बना दिया है। चंबल की घाटी जो है वो एकदम बीहड़ है। मालवा पठार जो है, बीहड़ मीन्स कि वहाँ पे कहीं पत्थर है, कहीं पे गड्ढा है, थोड़ा मोड़ा पेड़ पौधा है, घास फूस है, ठीक है, एकदम बीहड़ बना दिया है। ठीक है, ड्यू टू सीवियर इरोजन फ्रॉम पुअर रेनफॉल, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं होता है और नदी क्या करती है, इरोजन करती है, तो बहुत गहरी गहरी घाटियाँ जो हैं वो चंबल घाटी में बनाई हैं, गहरा गहरा एकदम, उसको बोलते हैं बैड लैंड टोपोग्राफी। इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैड लैंड टोपोग्राफी, और हिंदी में कहेंगे बीहड़ भूमि। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी जो है वो बीहड़ भूमि बनाई है, तो वो है चंबल नदी। जैसे डाकू लोग जहाँ रहता है, जैसे अगर आप गब्बर मूवी देखे होंगे जहाँ पे, सॉरी शोले मूवी में जो गब्बर है वो जहाँ रहता है, तो वो कैसा जगह रहता है, पथरीला पूरा जगह रहता है, कहीं पत्थर है, कहीं घाटी है, कहीं पे नदी बह रहा है, उस जगह वैसा जगह जंगल टाइप का नहीं होता है वो, तो उसको बोलते हैं बीहड़ भूमि। इंग्लिश में कहते हैं बैड लैंड टोपोग्राफी। इंग्लिश में याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि बैड लैंड टोपोग्राफी जो है किस नदी से के द्वारा बनता है, चंबल नदी के द्वारा, और कहाँ पे बना हुआ है, तो खास करके मालवा के पठार में ये बना हुआ है, ठीक है, मालवा के पठार में। ठीक है, उसके बाद चंबल पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डैम है, तो ये भी आप लोग लिख लीजिए। डैम्स ऑफ चंबल पे बहुत सारे डैम्स हैं। डैम्स का मतलब होता है जैसे बांध, ठीक है, चंबल नदी बहुत सारा बांध बनाया हुआ है, तो गांधी सागर बांध, जवाहर सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ठीक है, ये सब बांध यहाँ पे बनाए हुए, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, और कोटा बैराज भी है। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। कोटा बैराज तो याद ही रहेगा, कोटा भी चंबल नदी के किनारे ही है। कोटा फेमस है किस लिए, जो बच्चे जाते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए, उसलिए फेमस है, और वो भी वहीं पे चंबल नदी के आसपास है, ठीक है। इसके बाद चंबल नदी पे जो ये सब बांध बनाया गया है उससे क्या काम होता है, उससे इरिगेशन का काम होता है। इरिगेशन मैंने सिंचाई, खेतों में सिंचाई के लिए नहरें जो निकाली जाती हैं, तो चंबल नदी पे जो बांध बनाया गया है उससे राजस्थान में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है केवला देव नेशनल पार्क, यहाँ पे भी पानी की सप्लाई की जाती है। केवला देव नेशनल पार्क पूछा क्या जा सकता है कि केवला देव नेशनल पार्क कहाँ है, तो राजस्थान में है, और केवला देव नेशनल पार्क को पानी कहाँ से उपलब्ध होता है, तो चंबल से, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादा नदी है नहीं, तो चंबल से इसको मिलता है पानी। अगली जो नदी है आपकी वो है बनास नदी। बनास एक्चुअल में यमुना की सहायक नदी, सॉरी यमुना की सहायक नदी नहीं है, चंबल की सहायक नदी है। अब देखो कैसे आप लोग मतलब समझेंगे, एक मिनट रुकिए। ये हो गया आपका गंगा, ये हो गया आपका गंगा नदी, ठीक है। इसके बाद गंगा का ट्रिब्यूटरी है, गंगा ऐसे नहीं आता है, गंगा ऐसे आता है, ऐसे। अब गंगा का सहायक नदी कौन है, यमुना, ये हो गया यमुना नदी। और यमुना की सहायक नदी कौन कौन है, टोन्स, गिरी, हिंडन, नीचे हो गया चंबल, और भी होंगे। यहाँ ये जो बनास है ये क्या है, ये चंबल की सहायक नदी है। बनास, पार्वती, बनास, पार्वती, काली सिंध, ये सब चंबल की सहायक नदी है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या बनास यमुना की सहायक नदी है, तो क्योंकि बनास चंबल की सहायक नदी है और चंबल यमुना की सहायक नदी, तो बनास भी यमुना का हो गया, ठीक है, क्योंकि बनास चंबल का सहायक नदी है, चंबल का, और चंबल यमुना का सहायक नदी है, तो बनास भी यमुना की सहायक नदी कहला सकती है, ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको कुछ नहीं रहे तब। नहीं तो जिन आपको पूरा प्रॉपर याद करना है कि बनास जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है बल्कि ये चंबल की सहायक नदी है। देखो ये मैप देखो, इसमें समझ के आप क्लियर करो। यहाँ देखिए ये बनास है रेड वाला, ये चंबल है ब्लू वाला, तो बनास किस में मिल रहा है, चंबल में मिल रहा है ना। पार्वती, पार्वती किस में मिल रहा है, चंबल में मिल रहा है ना, रेड वाला जो पार्वती है चंबल में मिल रहा है ना। तो बनास पार्वती जो है चंबल की सहायक नदी है, और चंबल किस में जाके मिल रहा है, ये जो चंबल है ये मिल रहा है यहाँ पे यमुना में, समझ गए।
अब आप लोग बनास के बारे में पढ़िए। बनास रिवर, बनास रिवर इसको कह सकते हैं वन की आस, बन की आस, बनास। बनास नदी का नाम कैसे जस्टिफाई होता है? बन की आस। बन की आस मतलब होप ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, होप ऑफ द फॉरेस्ट। ये कहाँ से निकलता है? अरावली रेंज से निकलता है। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों से बनास निकलता है। ये क्वेश्चन बनता है कि अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं, इस पहाड़ी को केवल एक नदी है जो कट करता है बीचों बीच, वो है बनास। इधर से ऐसे इस साइड से निकल के इस साइड, तो बनास जो है वो अरावली पहाड़ियों को बीचों बीच कट करता है, ठीक है, बनास नदी। इसके बाद जो अगली नदी है वो है काली सिंध नदी। द काली सिंध रिवर, काली सिंध भी चंबल की ही ट्रिब्यूटरी है। द काली सिंध रिवर फ्लोज इन द मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के मालवा पठार पे फ्लो करता है और चंबल को ज्वाइन करता है ना, चंबल की ट्रिब्यूटरी है काली सिंध भी। कहाँ ज्वाइन करता है? राजस्थान में, चंबल को ज्वाइन करता है। नेक्स्ट सिंध, सिंध जो है वो डायरेक्ट यमुना का ट्रिब्यूटरी है सिंध। ये यमुना से मिलता है इटावा में। सिंध नदी यमुना की सहायक नदी है और यमुना से यूपी के इटावा में मिलता है, लिख लीजिए। यमुना से मिलता है कहाँ? यूपी के इटावा में, और ये बहता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होके। ये कहाँ से उसका उद्गम स्थल है? इसका उद्गम स्थल है मालवा के पठार से। सिंध नदी भी कहाँ से निकल रहा है? मालवा के पठार से, ठीक है, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से। इसके बाद है आपको केन रिवर, केन नदी। केन रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द स्लोप ऑफ द कैमूर रेंज इन द जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यह भी मध्य प्रदेश की कैमूर पहाड़ियों से निकलता है केन नदी। ऐसे कैमूर पहाड़ी बिहार में कैमूर जिला है, मगर कैमूर जो है ना ये विंध्या का पार्ट है, और विंध्यन पहाड़ी जो है ये पूरा मध्य प्रदेश से होके थोड़ा सा बिहार में इंटर किया है। तो कैमूर जो रेंज है, कैमूर पहाड़ियाँ हैं, वहीं से केन नदी निकल रही है। यह भी यमुना से मिलती है कहाँ? फतेहपुर के पास, यूपी के फतेहपुर के पास यह यमुना में मिल जाती है केन नदी, ठीक है। और केन नदी जो है ये पन्ना नेशनल पार्क से होके बहता है। पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होके बहता है केन नदी। पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। जैसे केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ था? राजस्थान में था, याद करना। वैसे वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? बिहार में है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क वाला जो आपको मिलेगा उससे आपको याद करना हो कौन नेशनल पार्क कहाँ पर है, ठीक है। यमुना नदी कौन कौन से राज्यों से होके बहती है बता दिए। उत्तराखंड से निकलता है, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली से भी बहता है, और फिर यूपी से, है ना। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी, हरियाणा और दिल्ली। और कौन कौन सा शहर यमुना नदी के पास लोकेटेड है? मुख्य रूप से आगरा, ठीक है, और दिल्ली तो लोकेटेड है ही। उसके अलावा नोएडा भी दिल्ली के पास ही। मथुरा भी यमुना नदी किनारे, बिल्कुल यमुना नदी के किनारे ही तो कृष्ण का सब चीज़ हुआ है ना, तो मथुरा भी वहीं पर है। फिरोजाबाद, इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयागराज, जहाँ पे यमुना गंगा में मिल जाता है, ये सभी यमुना के किनारे लोकेटेड हैं। ये सभी आपको याद करना है, ये सब शहर यमुना नदी के किनारे लोकेटेड है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, ये है कंसिडर द टाइप्स ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू द अमर कोश। अमर कोश के हिसाब से ज़मीन का प्रकार बताना है। अमर कोश एक बुक है, ठीक है। अमर कोश, अमर माने होता है इमॉर्टल, मतलब जो अमर है, जो मर नहीं सकता कभी, और कोश मतलब होता है ट्रेजरी, कोश, कोषागार, खजाना, ठीक है। तो अमर कोश जो किताब है ये अमर सिंह के द्वारा लिखा गया था। बड़ा ही इजी नाम है, अमर कोश, अमर सिंह। अमर सिंह जो है ना ये एक बुद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और इन्होंने ही अमर कोश किताब निकली थी। इसमें इन्होंने 12 तरह के ज़मीन की बात की है, 12 तरह का लैंड, जिसमें जो फर्टाइल लैंड होता है, फर्टाइल माने उर्वर भूमि, ऐसा भूमि जिसमें उपज अच्छी होती है, तो फर्टाइल माने उर्वर, ये सही है। मरुस्थल किसको बोलते हैं? डेजर्ट को, जैसे राजस्थान में थार मरुस्थल है। षडवाला किसको बोलते हैं? ग्रासी, जहाँ घास होता है उसको बोलते हैं षडवाला। उसमें लिखा है 12 तरह के ज़मीन में। देव मातृका, जहाँ पे बारिश अच्छी होती है, देव मातृका, जहाँ पे भगवान अपना बारिश करते हैं। तो ये चारों ही सही है, ये चारों ही सही है। तो आपका ऑप्शन जो है चारों तो कहीं दिया नहीं है, तो फिर डी आंसर हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव।
ठीक है, मगर थोड़ा हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं ये सब क्या है। कुछ किताब का नाम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, या आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। बुक्स का नाम पहले पूछा जाता था, 67 तक पूछा गया था, बीच में 68 69 में नहीं पूछा गया, 70 में भी नहीं है, पर पूछा जा सकता है, तो याद कर लेना। अमर सिंह का अमर कोश, आर्यभट्ट का आर्यभट्टिया या आर्यभट्टियम बोलते हैं, जो किताब है मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी पे। फिर अश्वघोष का बुद्ध चरित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे आपके एकदम इंपॉर्टेंट वाले बुक यहाँ पे हैं। ठीक है, जैसे बाण भट्ट का हर्षचरित और कादम्बरी, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, सब एकदम इंपॉर्टेंट वाला बुक सब यहाँ पे है। भास्कराचार्य का सिद्धांत शिरोमणि, भट्टिन का रावण वध, तो ये पूरा आप लोग जो है ना याद कर लीजिएगा। ठीक है, सारा यहाँ पे 4 पेज का है, रट लेना। ये आप लोग देख लीजिए। अमर कोश संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत में है, किसने लिखा है? अमर सिंह ने, अमर सिंह। ठीक है, इसको संस्कृत भाषा का फाउंडेशनल टेक्स्ट माना जाता है, मैंने संस्कृत भाषा में शुरुआती दौर का ये बुक है। ठीक है, और इसमें 3 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर, जैसे रामायण में जो चैप्टर्स थे उनको कांड कहा जाता था, सुंदर कांड, उसी तरह से यहाँ भी जो 3 चैप्टर हैं उनको कांड कहा जाता है। तो त्रिकांडी, इस किताब को त्रिकंडी कहते हैं या फिर ट्रीपार्टाइट कहते हैं, 3 पार्ट या फिर 3 कांड, तो त्रिकांडी या फिर ट्रीपार्टाइट। ठीक है, 3 पार्ट इसके कौन कौन से हैं? 3 कांड, स्वर्ग आदि कांड, जिसमें स्वर्ग के बारे में, भगवान के बारे में, चंद्रमा, सूर्य, इन सब के बारे में है। स्वर्ग आदि कांड में भूवर्ग आदि कांड, भूवर्ग आदि कांड में अर्थ के बारे में, शहर के बारे में, जानवर के बारे में, पेड़ पौधा, इंसान, भूवर्ग। और सामान्य आदि कांड में सामान्य बातें, ठीक है, कि दुनिया कैसे चलनी चाहिए, अच्छाई बुराई, धर्म कर्म, ये स्वर्ग आदि कांड, भूवर्ग आदि कांड, भूवर्ग, भू माने भूमि होता है, तो भूवर्ग आदि कांड और सामान्य आदि कांड। अमर कोश में ये 3 कांड है। उसके बाद अमर कोश में जो जमीन था उसको 5 भाग में बांटा गया था, 12 भाग में बांटा गया था, 12 भाग यही सब है, देख लो। उर्वर मने फर्टाइल, ऊसर मने बैरन, ऊसर बोलते हैं ना, मतलब जो जिस पे कुछ नहीं उग सकता है ना, खराब हो चुका है वो जमीन, तो बोलते हैं ऊसर। मरु, मरु मने मरुस्थल। ठीक है, अपराहट, अपराहट मने अनकल्टिवेटेड, जिसको छोड़ दिया गया है, जिसको कभी भी आज तक मतलब छुआ नहीं गया, जिस जमीन को कभी उस पर कुछ उगाया नहीं गया, तो वो है अपराहत। अपराहत मने कभी उसको छुआ नहीं गया है। षड वाला मने ग्रासी, पंकीला मने मडी, घास वाला है तो षड वाला और कीचड़ वाला है तो पंकीला। ठीक है, जल पंख बोलते हैं ना, आप लोग सुने होंगे कि कमल का एक पर्यायवाची पंकज भी होता है ना, तो कमल कहाँ खिलता है? जो मड होते हैं वहीं खिलता है, कीचड़ में खिलता है, तो कीचड़ वाली ज़मीन को पंकीला बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है जल पर प्रायमानुपम, जो भीगा हुआ भूमि है तो जल प्रायमान। ठीक है, तो नाम से समझ में आ ही रहा है। ठीक है, वेटलैंड एरियाज प्रोन टू फ्लडिंग, जहाँ पे बाढ़ आने वाला एरिया है उसको बोलते हैं कच्चा। ठीक है, जो पथरीला इलाका है जहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं उसको बोलते हैं सरकारा, सरकरा। जो बलुआही टाइप का है वो है सरकाटी। जो नदियों द्वारा जिसका होता है सिंचाई उसको बोलते हैं नदी मातृका, और जिसका बारिश से सिंचाई होता है उसको बोलते हैं देव मातृका, क्योंकि बारिश तो भगवान देते हैं, तो देव मातृका। और अगर नदी से सिंचाई हो गया तो नदी मातृका। तो इस यही सब है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84 नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूरा पंचायती राज सिस्टम जो है वो अभी कवर हो जाएगा पॉलिटी में। अगर पंचायती राज सिस्टम से कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए यूपीएससी में या बीपीएससी में, तो आप आराम से उस क्वेश्चन का जवाब दे सकेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अंडर आर्टिकल 243 जे छोड़ो, बस 243 पे बात करो, कि आर्टिकल 243 में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक प्रोविजन टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। जो पंचायत होते हैं, ठीक है, उनके अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कौन रूल रेगुलेशन बनाता है? पूरे पंचायत के लिए, सिर्फ अकाउंट की बात नहीं है, पूरे पंचायत के लिए ही रूल रेगुलेशन कौन बनाता है? तो पॉलिटी में ये जो रूल रेगुलेशन बनाता है ये होता है स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य की जो विधायिका होती है, राज्य की जो विधानसभा होती है विधायिका, वो पंचायतों के लिए नियम कानून बनाती है। कैसा भी नियम कानून, अकाउंट्स के बारे में हो
या फिर वही फंड देना है, या फिर पंचायतों में नियुक्ति करनी है लोगों की, कुछ भी करना है, अगर पंचायतों का इलेक्शन 5 साल से बढ़ा के 6 साल करना है, जो भी करना है, हर चीज़ के लिए स्टेट लेजिस्लेचर जो राज्य की विधायिका है वो ही मतलब वो है अथॉरिटी है, वो ही करती है। तो ये जे डाल के बस आपको कंफ्यूज कर रहा था, और ये सब डाल के कि मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। तो प्रोविजन कैसा भी बनाना हो, कैसी भी चीज़ें करनी हो पंचायतों के लिए, तो कौन करता है? स्टेट लेजिस्लेचर ही करता है। तो पंचायत को हम लोग को डिटेल में डिस्कस कर लेना चाहिए। पंचायत आप लोग सीरीज़ भी देखे होंगे, तो वहाँ से थोड़ा रिलेट कर लेना पढ़ाते टाइम, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, पंचायत जो है एक 3 टियर स्ट्रक्चर, अब ऊपर हेडिंग दे दो पंचायत और लिखना शुरू कीजिए कि पंचायत क्या है? एक 3 टियर स्ट्रक्चर, 3 स्तर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, 3 टियर स्ट्रक्चर कैसे? क्योंकि पंचायतों में जो सबसे लोअर लेवल पे जो गठन किया जाता है वो होता है गांव में ग्राम पंचायत। सबसे पहले होता है गांव, तो गांव में जो गठन होता है वो होता है ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो होता है मुखिया। ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? मुखिया। और मुखिया जो है वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, यानी मुखिया का इलेक्शन होता है, लोग अपनी मुखिया को चुनते हैं, वोट देते हैं कौन मेरा मुखिया बनेगा। ठीक है, तो ग्राम पंचायत ये सबसे लोअर लेवल पे हुआ। पंचायत का 3 जो स्तर है, 3 स्तर में जो सबसे पहला और सबसे लोअर लेवल पे स्तर है वो है गांव का ग्राम पंचायत। अब कई सारे गांव को मिला करके, या देखो कई सारे गांव होते हैं, पंचायत आप लोग सुने होंगे, जैसे आप जिस पंचायत में रहते हैं, बहुत सारा 4-5 पंचायत या 10-12 पंचायत को मिला करके बनता है एक ब्लॉक। ब्लॉक जैसे ब्लॉक का हेड कौन होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, बीडीओ। तो बहुत सारे पंचायतों को मिला करके एक ब्लॉक बनता है, हिंदी में कहते हैं प्रखंड। प्रखंड, तो प्रखंड हो गया दूसरा लेवल। दूसरे प्रखंड लेवल पे जो बनता है उसको बोलते हैं पंचायत समिति। ग्राम पंचायत पहला लेवल है जो गांव लेवल पे है, और दूसरा लेवल है पंचायत समिति जो प्रखंड लेवल पे है। एक प्रखंड में बहुत सारे पंचायत हो सकते हैं, और हर पंचायत का अपना अपना मुखिया हो सकता है। हर पंचायत में ग्राम पंचायत हो सकती है, होती है, हर पंचायत में ग्राम पंचायत होती है। और एक प्रखंड में बहुत पंचायत होता है, जैसे कोई कोई ऐसा प्रखंड है जिसमें 32-42 ऐसे पंचायत होते हैं, तो 32 मुखिया है वहाँ पे, सब अपना अपना पंचायत का मुखिया है। समझ गए ना? तो दूसरा लेवल पे कौन आता है? पंचायत समिति। और पंचायत समिति का जो हेड होता है, जैसे ग्राम पंचायत का हेड मुखिया है, वैसे पंचायत समिति का जो हेड होता है वो होता है प्रमुख। वो क्या होता है? प्रमुख, उसको प्रमुख बोलते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत का मुखिया हो गया और पंचायत समिति का हो गया प्रमुख। प्रमुख डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है, जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, बल्कि जनता जो पंचायत समिति के सदस्यों को चुनती है, और उनके बीच में से वो लोग आपस में ही एक आदमी को चुनते हैं, यानी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और जो थर्ड लेवल होता है, तीसरा लेवल जो होता है, ठीक है, जो थर्ड लेवल होता है वो होता है आपका जिला लेवल। एक जिला में कई सारे प्रखंड हो सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा ब्लॉक होता है एक जिला में। जैसे अगर आप पटना जिला में, तो पटना में बहुत लगभग, या गया का अगर बात करें तो 24 ये है, 24 ब्लॉक है गया में। तो बहुत सारा जिला ऐसा है जहाँ बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, हर प्रखंड में अपना अपना पंचायत समिति होता है। जिला लेवल पे क्या होता है? जिला परिषद। जिला लेवल पे जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं जिला परिषद, और जिला परिषद का जो हेड होता है वो होता है जिला परिषद अध्यक्ष, उसको बोलते हैं जिला परिषद अध्यक्ष। ठीक है, ये भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। इन तीनों में, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में, डायरेक्ट इलेक्शन से केवल मुखिया आता है जो ग्राम पंचायत का हेड है। बाकी प्रमुख जो पंचायत समिति का है और अध्यक्ष जो जिला परिषद के हैं, ये दोनों इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। तो 3 लेवल समझ गए आप लोग, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। हर जगह का ये 3 लेवल होना ज़रूरी है। 3 टियर स्ट्रक्चर हमारे यहाँ ज़रूरी है। ठीक है, हर राज्य में 3 टियर स्ट्रक्चर, 3 लेवल का स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हॉलिस्टिक एंड इंक्लूसिव रूरल डेवलपमेंट। और ये क्यों बनाया गया है? पंचायती राज क्यों बनाया गया? क्यों गाँव में मुखिया, प्रखंड में पंचायत समिति, ये सब का क्यों बनाया गया? ताकि ग्रामीण लेवल पे, गांव के लेवल पे जो है ना, विकास हो सके। अब जैसे गांव का कोई आदमी है, उसको कोई समस्या है, उसको सड़क चाहिए, या फिर उसके घर में पानी घुस जाता है, कुछ भी है, तो वो अपने मुखिया के पास पहले जा सकेगा कि मुख्यमंत्री के पास? बताइए।
वो व्यक्ति जा सकेगा मुखिया के पास, क्योंकि उसको पता है कि मुखिया घर वो है, मुखिया के पास फंड आता है, वो मुखिया के पास जाएगा और मुखिया जी उसका काम कर देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का चक्कर लगाने में तो उसको सालों बीत जाएगा। तो अगर केवल हमारे देश में राज्य सरकार होती और ये लोकल सरकार नहीं होता, तो फिर हम लोग का जो विकास है ग्रास रूट लेवल पे, यानी कि एकदम गांव गांव का विकास जो है वो संभव नहीं हो पाता। वो सब संभव है कैसे? पंचायती राज से। पंचायती राज के कारण ही गांव गांव का विकास जो है वो संभव है। और जो गांव के लोग हैं वो भी पॉलिटिक्स में हिस्सा ले पाते हैं। नहीं तो पहले तो पॉलिटिक्स में जो अमीर लोग हैं वही सब हिस्सा ले पाता था, जिसकी पहुंच है। पर अब क्या है कि सभी लोग पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकते हैं गांव स्तर पे। ठीक है। इसको इसको जो पंचायती राज है ना, इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। ये गांधी जी का सपना रहा था, ग्राम स्वराज का। गांधी जी हमेशा बात करते थे कि जो गांव है वो अपने आप में सफिशिएंट होना चाहिए, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ग्राम स्वराज जो है वो गांधी जी का सपना था। 1870 में लॉर्ड मेयो ने भी रिजोल्यूशन पास किया था। ठीक है। लॉर्ड मेयो उस समय का जो अंग्रेज अधिकारी था, लॉर्ड मेयो, उसने देखो अंग्रेजों के टाइम से क्या पंचायती राज और मुखिया ये सब का जो प्रणाली है ना, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। यानी कि जब रामायण काल था उस टाइम पे भी उस समय से ये सब चल रहा है। ठीक है। जो लोकल डेमोक्रेसी है उसके लिए जो एक थे लॉर्ड रीपन, उन्होंने 1882 में एक रिजोल्यूशन लेके आया था। तो लॉर्ड रीपन को फादर ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। ठीक है। फादर ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेशन या फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कुछ भी कह सकते हो। उन्होंने ही अंग्रेजों के टाइम में इन लोग दोनों ने मिलकर शुरू किया था, लॉर्ड मेयो ने और लॉर्ड रिपन ने। तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है फादर। ठीक है। उसके बाद सरकार जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लेके आई थी 1919 में। वहाँ पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अंग्रेजों के द्वारा जो लाया गया था वहाँ इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ देखिए गांधी ने फेवर किया था विलेज स्वराज के बारे में, कि गांव जो है उसको अपने आप में सफिशिएंट होना चाहिए। लेकिन बी आर अम्बेडकर जी जो थे वो इसके अगेंस्ट में थे। वो कहते थे कि नहीं, इसमें क्या होगा कि जो अपर कास्ट के लोग हैं, आप लोग देखे होंगे पहले सिर्फ अपर कास्ट के लोग ही मुखिया वगैरह बनते थे जिनके पास पैसा था, और जो दलित है, जो लोअर कास्ट है, वो नहीं बन पाता था। तो इसीलिए बी आर अम्बेडकर इसको अपोज किए थे कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर आज़ादी के बाद इसको तुरंत ऐसा नहीं कि आज़ादी के बाद हमारा देश तुरंत में ये सब स्टार्ट कर दिया था। उस समय केवल दो ही स्ट्रक्चर होता था, एक होता था केंद्र सरकार, एक होता था राज्य सरकार। स्थानीय सरकार की बात उस टाइम पे नहीं थी आज़ादी के टाइम पे। तो उस टाइम पे बस हम लोग जो हमारा संविधान है उसके DPSP के आर्टिकल 40 में इसको लिख लिए थे। जो ग्राम स्वराज की बात है वो कहाँ है? DPSP के आर्टिकल 40 में, कि इसको हम लोग बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। संविधान में आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है। इसके बाद सबसे पहला राज्य, अभी इम्पोर्टेंट चीज़ है एकदम लिख लो, राजस्थान सबसे पहला राज्य था पंचायती राज को इस्टेब्लिश करने वाला। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट हुआ। ठीक है। राजस्थान पहला राज्य था हमारे देश में पंचायती राज को इस्टेब्लिश करने वाला। नागौर जिला 2 अक्टूबर 1959। इसके बाद बहुत सारा कमेटी का गठन हुआ था कि पंचायती राज कैसा होना चाहिए। देखिए राजस्थान का जो दूसरा राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। अब कोई कोई राज्य क्या कर रहा था कि अपने जैसे 3 लेवल होता है, ग्राम पंचायत, प्रखंड और जिला, तो कहीं कहीं पे 4 लेवल कर ले रहे थे ये लोग, कहीं कहीं पे 2 लेवल कर ले रहे थे, कुछ समानता नहीं था। ठीक है। तब
एक कमेटी बनाई गई। जो सबसे पहली कमेटी थी वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है पंचायती राज के लिए। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि पंचायती राज, ये बलवंत राय मेहता कमेटी किससे संबंधित था, तो पंचायती राज के लिए से संबंधित है बलवंत राय मेहता कमेटी। 1957 में बना था ये कमेटी। इसका काम यही था कि टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953। ये तो लिख ही लो, ये डायरेक्ट पूछा गया है। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कब आया था, 1953 में, और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952। माने सिंपल है कि इसका काम था पंचायती राज सिस्टम को देखना, उसके बारे में नियम कानून बताना। ठीक है, तो इसने तो कहा कि 3 स्तर का होना चाहिए, 3 लेवल का पंचायती राज सिस्टम जो है वो 3 स्तर का होना चाहिए, और इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। इन्होंने जो बात किया, जो प्रोविज़न था वो था इनडायरेक्ट इलेक्शन का, कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, 3 लेवल होना चाहिए। ये सब लिख लो। पहला चीज़ है कि 3 लेवल होना चाहिए, दूसरा चीज़ है इनडायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, विलेज पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड विद डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, यहाँ पे इनडायरेक्ट, मतलब तीनों लेवल में जो ग्राम पंचायत है वो डायरेक्ट होना चाहिए, और पंचायत समिति और जिला परिषद इनडायरेक्ट होना चाहिए। तो ऐसा तो है ही, सही है। ठीक है, तो इसी का उन्होंने बात किया था। फिर कहा था कि जिला परिषद का जो चेयरमैन है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होना चाहिए, पर वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसके चेयरमैन नहीं होते, उसका चेयरमैन होता है अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष। मगर उन्होंने कहा था कि डीएम जो है वो जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। तब उनकी चीज़ों को ज़्यादा अडॉप्ट नहीं किया गया था संविधान में, मतलब संविधान तो बना ही नहीं था, बन गया था पर ये चीज़ उसमें डाला नहीं गया था पंचायती राज। फिर दूसरी कमेटी बनाई गई बाद में, वो दूसरी कमेटी थी अशोक मेहता कमेटी। पहला कमेटी बलवंत राय मेहता कमेटी, दूसरा कमेटी है अशोक मेहता कमेटी 1977। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी जो है ना, ये कहा कि 2 टियर होना चाहिए, 3 टियर की जगह इसने क्या कहा कि 2 लेवल होना चाहिए। एक लेवल होना चाहिए जिला परिषद और दूसरा लेवल होना चाहिए मंडल पंचायत। मतलब कि ऐसा गांव जहां का पॉपुलेशन 15,000 से 20,000 है, ऐसे ऐसे ढेर सारे गांव जोड़ लो और उसमें एक पंचायत बना दो जिसका नाम होगा मंडल पंचायत। मतलब गांव लेवल पे ग्राम पंचायत नहीं बनाना है, कुछ गांवों को जोड़ करके बना देना है मंडल पंचायत, और जिला लेवल पे हो जाएगा जिला परिषद। मतलब 2 ही लेवल की बात की थी। ठीक है, फिर इन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी का भी उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो नहीं होता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का पार्टिसिपेशन इसमें नहीं होता है, पर उसने ऐसा सुझाव दिया था अशोक मेहता कमेटी ने कि इसमें भी पार्टी सिस्टम हो जाए। पार्टी सिस्टम देखिए, हमारे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में पार्टी सिस्टम चलता है, पार्टी के आधार पे लोग चुने जाते हैं। पर लोकल जो इलेक्शन होता है वहाँ लोग इंसान को वोट देते हैं, आप अपने मुखिया को वोट देते हैं, वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं होता है। मगर अशोक मेहता कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी। फिर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको टैक्स लगाने का भी पावर होना चाहिए, टैक्स लगाने का पावर होना चाहिए। ठीक है, और उसका क्या होना चाहिए, सोशल ऑडिट होना चाहिए हमेशा। ऑडिट मतलब होता है कि जैसे मान लो कि कोई चीज़ बन रहा है, पुल बन रहा है, तो जो सरकार के लोग हैं वो जाके उसका ऑडिट करते हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं कि ये जो पुल है इसके बनने से आपको क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, जो भी फीडबैक लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं सोशल ऑडिट। फिर उसके अनुसार चेंजेस लाते हैं। ठीक है, और क्या कहा था अशोक मेहता कमेटी की, इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सुपर सेशन इफ एनी। मतलब कि अगर मतलब कोई भी पार्टी है वो क्या करती है, कुछ हो जाता है, डेथ वगैरह होता है, तो 6 महीने के अंदर जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज गठित होना चाहिए, एक मंत्री बनाया जाना चाहिए पंचायती राज का। स्टेट काउंसिल में, राज्य सरकार में एक मंत्री होना चाहिए। SC ST के लिए रिजर्वेशन भी होना चाहिए, SC ST लोगों के लिए। ठीक है, न्याय पंचायत भी बनाना चाहिए, जिसे आप लोग सुने होंगे ग्राम कचहरी, जिसका हेड सरपंच होता है। तो ग्राम कचहरी का काम होता है कि गांव लेवल पे ही सारा मामला को सुलटा दे, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ना जाए। तो न्याय पंचायत बनाया जाना चाहिए, ग्राम कचहरी। ठीक है, रिजर्वेशन देना चाहिए, यही सब इन्होंने कहा था। और इसको संविधान में इस चीज़ को लिखा जाना चाहिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में संविधान में इसको जोड़ा जाना चाहिए। शुरू में तो संविधान में ये था नहीं, केवल DPSP के आर्टिकल 40 में लिखा था, मगर DPSP तो मतलब कुछ है नहीं ना, DPSP को तो लागू नहीं किया जाता है।
फिर अगली कमेटी बनाई गई। जब जो सरकार आता था वो अपना कमेटी बनाता था। फिर दूसरा कमेटी बनाया गया, GVK राव कमेटी। खाली आप नाम और कुछ कुछ पॉइंट लिखते जाइएगा सब कमेटी का, बहुत पूरा डिटेल नहीं लिखना है, बस जितना हम बोल रहे हैं नाम लिखिएगा, पॉइंट लिखिएगा। तो GVK राव कमेटी 1985, इसका काम था कमिटी टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। मतलब ये नाम है, ये सब नहीं लिखना है। इसने भी वही कहा कि 3 लेवल का बनाया जाना चाहिए, बस इसमें कुछ नहीं है, बस आप नाम लिख लीजिए। अगला कमेटी है LM सिंघवी कमेटी। LM सिंघवी कमेटी 1986। ये भी कहा कि संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, माने संविधान में इसको जोड़िए, संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। न्याय पंचायत की बात ये भी किया, न्याय पंचायत माने वही ग्राम कचहरी की बात किया। ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें? और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इस कमेटी में। नेक्स्ट है आपका थुंगोन कमेटी। थुंगोन कमेटी भी 1988 में ही आया था। ये भी वही बात किया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, संवैधानिक दर्जा, 3 स्तर का सरकार हो, वही गांव में, प्रखंड में और जिला में, यही सब है। 5 साल का टेन्योर हो, हर 5 साल पे इलेक्शन होता है ना, तो फिक्स टेन्योर हो, हर 5 साल में इलेक्शन हो। ठीक है। रिजर्वेशन दिया जाए SC ST और वुमेन को। पहले जो अशोक मेहता कमेटी था वो सिर्फ SC ST की बात किया था, ये जो कमेटी थोंगनोन कमेटी SC ST और महिलाओं की बात की है। फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाए, राज्य वित्त आयोग, जो कि कितना पैसा पंचायतों को दिया जाएगा, किस पंचायत को ज़्यादा पैसा मिलेगा, किसको कम मिलेगा, ये सब कौन बताएगा, तो ये राज्य वित्त आयोग बनाया जाना चाहिए। और जो जिला परिषद का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो वो DM हो, DM ही उसको सारा काम करे। ठीक है, पर DM होते नहीं है, ऐसा इन लोगों का वो था। फिर आया गाडगिल कमेटी, इसका भी कुछ वही सब था कि हाँ 3 स्तर होना चाहिए, संवैधानिक दर्जा दो, सेम ही बात सब कह रहा है, 5 साल का टर्म होना चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन, ये कहा कि तीनों लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, पर ये तो होता नहीं है, केवल ग्राम पंचायत लेवल पे ही होता है डायरेक्ट इलेक्शन, बाकी दोनों में इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है। फिर इसने भी बात की कि SC ST और महिलाओं को रिजर्वेशन आरक्षण दिया जाए और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को टैक्स लगाने का मतलब पावर मिलना चाहिए कि वो लोग टैक्स लगा सकें। फिर इस्टेब्लिश करना चाहिए राज्य वित्त आयोग, जो पंचायतों को कितना फंड एलोकेट किया जाएगा वो देखे, और राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग जो कि पंचायतों का इलेक्शन कराए। ठीक है, ये होना चाहिए। ये सब सिर्फ चाहिए चाहिए कर रहा है, क्योंकि ये सब कमेटी है, सरकार ने कमेटी बनाई 3 लोगों की, 5 लोगों की, और उनसे राय मांगी है, तो ये सभी बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, गाडगिल, सभी क्या कर रहे हैं, राय दे रहे हैं, ये करो, वो करो, वो करो। फिर सब मिला करके एक साथ सबका चीज़ों को देखा जाएगा और लास्ट में उसको वो किया जाएगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा और भी कमिटीज़ थे, जैसे दांतेवाला कमेटी, ये कहा कि ब्लॉक लेवल पे प्लानिंग होना चाहिए, और हनुमंत राव कमेटी ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग होनी चाहिए। मतलब देखो, फंड जो है वो किसके पास जाना चाहिए, प्लानिंग कौन करेगा, इन सब चीज़ों पे उस समय भी टेंशन होता था। कलेक्टर जो DM है वो उनको कौन सा रोल प्ले करना है, ये सारी चीज़ें होती थी। सभी चीज़ों को जोड़ करके, निचोड़ निकाल करके क्या हुआ, 73rd अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। संविधान में 1992 में 1992 में 73वां संवैधानिक संशोधन पास किया गया। 24 अप्रैल 1993 से ये कार्य करने लगा। उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ये किस संविधान संशोधन से पंचायती राज की स्थापना हुई है, तो वो है 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992, यहाँ से ही आया है पंचायती राज। समझ गए आप लोग। और ये जो संविधान में इसको फिर जोड़ा गया, सभी समिति इसका ये किया था कि संविधान में जोड़ो, संविधान में जोड़ो, पर पूछा जाए किस एक समिति के आधार पे संविधान में PRI को जोड़ा गया, पंचायती राज संस्थाओं को, तो वो समिति है LM सिंघवी समिति। आपको लिख लेना है नाम, LM सिंघवी समिति के आधार पे, रिकमेंडेशन या सिफारिशों के आधार पे ही इसको जोड़ा गया है संविधान में। ठीक है।
अब देखिए बंद हो गया 73वां संविधान संशोधन, पीआरआई को जोड़ भी दिया गया संविधान में। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों, क्या फ़ायदा, कहाँ जोड़ा गया है? तो इसको जोड़ा गया है संविधान के भाग 9 में। हमारे संविधान में टोटल 25 भाग है, 25 पार्ट्स हैं। जब संविधान बना था उस टाइम पे 22 पार्ट्स थे, 22 भाग थे। अभी संविधान में 25 भाग हैं। तो इसको कहाँ जोड़ा गया? भाग 9 में। पंचायती राज संस्थाओं को कहाँ जोड़ा गया? भाग 9 में। और 11वीं अनुसूची में। हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। जब संविधान बना था उस समय 8 थे, अभी 4 और जुड़ के 12 हो गए हैं। तो इसको कहाँ जोड़ा गया है? 11वीं अनुसूची में। मतलब ये अलग से संविधान संशोधन करके भाग 9 में जोड़ा गया, अनुसूची 11वीं में जोड़ा गया। हर जगह जोड़ना है ना। तो भाग 9 11वीं अनुसूची। और पंचायतों में टोटल कितने विषय होते हैं? 29 विषय हैं। पंचायतों में टोटल कितने विषय? 29 विषय। विषय मतलब जैसे पंचायत जो है वो किस किस चीज़ पे अपना काम कर सकती है। जैसे स्कूल में काम कर सकती है, रोड पे काम कर सकती है, बिजली के लिए काम कर सकती है, किस किस चीज़ के लिए। तो स्कूल में शौचालय बना देता है, रोड बना देता है, बिजली बना देता है, लाइब्रेरी के पे काम कर सकता है, खेलकूद पे काम कर सकता है। मतलब टोटल मिला के 29 विषयों पे पंचायत जो है वो कार्य करती है। ठीक है, 29 विषयों पे। और अब भाग 9 में कौन कितना से कितना आर्टिकल है? तो आर्टिकल 243 से 243 ओ तक पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। जो आपका क्वेश्चन इस बार पूछा गया था वो 243 जे पे पूछा गया था। क्वेश्चन जे पे था नहीं, क्वेश्चन तो सिंपल था कि जो पंचायती राज होता है उसके लिए कौन कानून बनाता है। तो कानून उसके लिए बनाता है स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य जो है वो कानून बनाता है। ठीक है, एक बार पार्लियामेंट ने पास कर दिया 1992 में। अब सारा पावर किसके हाथ में है? राज्यों के हाथ में है कि राज्य वित्त आयोग बनाना है कि नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग बनाना है कि नहीं, सब राज्यों के हाथ में है। ठीक है, डेमोक्रेटिक शेप टू आर्टिकल 40, जो डीपीएसपी का आर्टिकल 40 था उस वो लागू हो गया 1992 से ही। सेल्फ गवर्नमेंट जो था वो शुरू हो गया। सेल्फ गवर्नमेंट मतलब स्वराज्य, गांव में पंचायती राज। अब इसमें ना दो पार्ट है, एक तो कंपलसरी प्रोविजन और वॉलेंट्री प्रोविजन। यानी कि जो एक्ट बनाया गया, जो रूल्स बनाए गए हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कंपलसरी हैं, जो मानने ही हैं, और कुछ ऐसे रूल्स हैं जो वॉलेंट्री हैं, मतलब आप मान भी सकते हो नहीं भी मान सकते हो। कंपलसरी का मतलब है आप जैसे कि हर 5 साल में इलेक्शन कराना है, एकदम कंपलसरी है। ठीक है, दूसरा है कि 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट ही होगा, एकदम कंपलसरी है। आप 4 और 2 ऐसे नहीं कर सकते हो। हर राज्य में 3 ही होगा, कोई राज्य 4 करे कोई 2 करे, नहीं। हर 5 साल में इलेक्शन कराना ही होगा। इलेक्शन कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, हर राज्य अपने यहाँ स्टेट का इलेक्शन कमीशन गठित कर ले, वही उसका इलेक्शन कराएगा। पहले होता था ना कि एक आदमी मुखिया बन गया तो 20-20 साल तक मुखिया, मैंने इलेक्शन ही नहीं हो रहा है 1992 के पहले। क्योंकि राजस्थान देखिए 1959 में ही अडॉप्ट कर लिया था, तो सभी राज्य अडॉप्ट कर चुके थे शुरू में ही। पर 1992 में क्या हुआ ना कि जो जब संविधान में इसको जोड़ा गया तो फिर इसमें नियम कानून बन गया कि हर 5 साल में इलेक्शन जरूरी है, 3 लेवल ही होगा। तो ये सब कुछ कंपलसरी प्रोविजन और कुछ वॉलंटरी है, मैंने मान भी सकते हो नहीं भी। जैसे राज्य वित्त आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ है। राज्य वित्त आयोग जिसका काम है कि फंड के बारे में बताना कि पंचायतों को कितना फंड मिलना चाहिए, उसका गठन आज तक नहीं हुआ बहुत सारे राज्यों में। तो कुछ वॉलेंट्री चीज़ें जो सरकार मान भी सकती है, जैसे महिलाओं को आरक्षण देना। तो जैसे केवल बिहार ऐसा राज्य है जहाँ 50% आरक्षण है महिलाओं को, ऐसे बाकी जगहों पे 33% है बाकी राज्यों में। ठीक है, बिहार में 50% आरक्षण। आप देखते होंगे कि ज़्यादातर मुखिया, प्रमुख, वार्ड मेंबर ये सब महिला होती है। आपके गांव के आसपास भी महिलाएं होंगी। तो क्योंकि वो सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, जो पुरुष होते हैं वो अपनी महिलाओं को खड़ा कर देते हैं और महिलाएं जीत जाती हैं। तो बिहार इसको आरक्षण को बढ़ा के 50% किया हुआ है। तो इसका बहुत सारा समस्या भी है और बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं ऐसा होने से, उस पर हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, पंचायती राज क्या लेके आया? पहले लोग जो है ना वो सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते थे। पहले क्या होता था कि हम लोग चुनते थे, जो विधायक है, जो सांसद है, एमपी एमएलए को चुन लिए, हो गया। वो था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि हम लोग लोकतंत्र में तो थे पर हमारा काम केवल चुनना होता था। अभी हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम लोग आज चाहें कि सरकार में पार्टिसिपेट करना है तो आप खड़े हो जाइए, मुखिया में खड़े हो जाइए, वार्ड मेंबर में खड़े हो जाइए। और इसका खड़े होने का उम्र भी पंचायतों में 21 ही साल है।
अगर आप MP MLA ये सब के लिए खड़े होना चाहते हैं तो 25 साल में आप खड़े होंगे, मगर अगर आप मुखिया सरपंच ये सब में खड़े होना चाहते हैं तो 21 साल ही इलेक्शन में खड़े होने का, समझे। पंचायतों में जो एज है इलेक्शन लड़ने का वो मात्र 21 साल है, अदरवाइज MP MLA ये सब के लिए 25 साल होता है, ठीक है। अब कुछ इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो पहला फीचर है ग्राम सभा। ग्राम सभा होगा। ग्राम सभा क्या है, हम लोग तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की बात की, ग्राम सभा का बात नहीं की। देखिए ग्राम सभा में एक पंचायत यानी एक गांव के जितने लोग होते हैं जो 18 वर्ष के होते हैं, जो वोट देते हैं, उन सभी लोगों की जो सभा की जाती है उसको बोलते हैं ग्राम सभा। समझ गए, ग्राम सभा का मतलब सभी वोटर्स का एक सभा, उस पंचायत के सभी वोटर्स की सभा। फिर 3 टियर सिस्टम होगा, ये तो हम लोग बात कर ही लिए, एट विलेज, इंटरमीडिएट माने ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल। ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, जैसे बहुत सारे राज्य सिक्किम वगैरह है, तो वहाँ पे ये लोग ब्लॉक लेवल का गठन नहीं करता है, वहाँ पे ये लोग विलेज ग्राम पंचायत और सीधे जिला परिषद, प्रखंड पंचायत समिति जो है उसकी गठन नहीं करता है ये लोग, समझ गए। प्रखंड पंचायत समिति का गठन नहीं करता है। जहाँ 20 लाख से कम है, ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। फिर इलेक्शन कैसे होता है बता दिए थे। जो ग्रामीण लेवल है, ग्राम पंचायत है, वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और बाकी दोनों के देखो सदस्यों का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। फिर सदस्य आपस में अपने हेड को चुन लेते हैं, जैसे सभी पंचायत समिति के सदस्य मिल करके प्रमुख को चुन लेते हैं, सभी जिला परिषद के सदस्य मिल करके अपने अध्यक्ष को चुन लेते हैं। तो वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। प्रखंड लेवल पे और जिला लेवल पे इनडायरेक्ट जो हेड है ना उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। बाकी तो डायरेक्ट इलेक्शन हुआ ही, सभी सदस्यों को जनता चुना ही, सिर्फ चेयरपर्सन का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। लेकिन ग्राम पंचायत में सभी सदस्य यानी वार्ड मेंबर और मुखिया सबका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि वार्ड मेंबर सब मिलके मुखिया को चुन लेता है, वहाँ सबका डायरेक्ट इलेक्शन होता है ग्राम पंचायत लेवल पे। पर प्रखंड लेवल पे और प्रखंड पंचायत समिति में और जिला परिषद में सभी सदस्य डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, पर जो हेड है, जो प्रमुख है पंचायत समिति का और जिला परिषद का जो अध्यक्ष है, वो अपने सदस्यों के बीच से ही उनको चुना जाता है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। समझ गए आप लोग। इसके बाद है रिजर्वेशन डायनेमिक्स अंडर आर्टिकल 243D ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन पंचायती राज। रिजर्वेशन क्या है, तो SC ST को रिजर्वेशन है, आपको पता ही है। महिलाओं को 33% आरक्षण है, केवल बिहार है जहाँ 50% आरक्षण है। स्टेट लेजिस्लेचर आर ऑल्सो गिवन द प्रोविजन टू डिसाइड ऑन द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। फिर OBC के लिए भी किया जा सकता है, ये वॉलेंट्री हो गया। SC ST और वुमेन को देना है, ये कंपल्सरी हो गया। अभी बोले थे ना कि इसमें 2 तरह के प्रोविजंस, एक तो है कंपल्सरी जो अनिवार्य है, जो करना ही है, और दूसरा है वॉलेंट्री जो आपकी इच्छा पे है। तो SC ST और वुमेन को तो आपको आरक्षण देना ही है, और OBC को देना है कि नहीं, अलग अलग राज्य अपना सोचेगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को एग्जेम्प्ट किया गया है रिजर्वेशन देने से। अरुणाचल प्रदेश अपने हिसाब से चलेगा रिजर्वेशन के मामले में, ठीक है, क्योंकि वहाँ ट्राइबल लोग अधिक हैं, तो अपने हिसाब से वहाँ ट्राइबल लोगों को आरक्षण देता है। 5 साल का टर्म होगा, ये तो फिक्स है, 5 साल का टर्म होता है, हर 5 साल पे इलेक्शंस होंगे, और 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकता है। अगर मुखिया जो है, मान लेते हैं पंचायत समिति नहीं, अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो मुखिया अगर दे दे, क्या इस्तीफा दे दे, तो फिर तो इलेक्शन करवाना पड़ेगा ना, तो बीच में भी इलेक्शन कराए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है डिसक्वालिफिकेशन। कोई मेंबर डिसक्वालीफाई कैसे हो जाता है। अ पर्सन शैल बी डिसक्वालीफाई फॉर बीइंग चूजन एज और फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ पंचायत इफ इज सो डिसक्वालीफाई। मतलब अगर 21 साल पूरा नहीं हुआ, कोई भी कारण से वो डिसक्वालीफाई हो सकता है। 21 साल मिनिमम होता है, याद कर लीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग इसका इलेक्शन कराता है। इसका इलेक्शन जो है वो राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है, पंचायतों का इलेक्शन, ठीक है। पावर एंड फंक्शन क्या क्या है पंचायतों के पास, जो पावर उसको स्टेट लेजिस्लेचर देगा ना, बस वही पावर उसके पास है। राज्य सरकार, राज्य की विधानसभा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर, उसको जो पावर देगा, जो काम देगा, वही वो कर सकेगा, ठीक है।
फिर ये कहाँ है, 11वीं अनुसूची में है और 29 मैटर्स इसमें इन्वॉल्व है, 29 विषय इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है। उसके बाद पंचायत जो है वो टैक्स लगा सकती है, टोल लगा सकती है, फीस लगा सकती है लोगों के ऊपर। जैसे पंचायत लाइब्रेरी बनाया, लाइब्रेरी यूज़ करने का फ़ीस लगा सकता है, रोड बनाया तो रोड यूज़ करने का फ़ीस लगा सकते हैं। तो ये सब पंचायतें अपना टैक्स कलेक्शन के लिए कर सकती हैं। ठीक है। फिर फाइनेंस कमीशन का गठन करने के लिए भी कहा गया है। राज्य वित्त आयोग, ऐसे तो स्टेट वहाँ सेंटर में फाइनेंस कमीशन होता है, पर राज्य वित्त आयोग का गठन करने को भी कहा गया है। बहुत से राज्य नहीं करते हैं। हर 5 साल पे गवर्नर को गठन करना है, राज्यपाल को हर 5 साल पे राज्य वित्त आयोग का गठन करना है, जो कि पंचायतों को कैसे क्या पैसा देना है उससे संबंधित है। यहाँ देखो, अकाउंट्स, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, स्टेट लेजिस्लेचर ही प्रोविजन करता है, 243J है ना। तो हर सब चीज़ का स्टेट लेजिस्लेचर ही करता है। अब जैसे ये है कि फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ पे तो गवर्नर करेगा, राज्यपाल करेंगे। जैसे वहाँ पे वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे राज्यपाल करेंगे। ठीक है। कुछ कुछ राज्यों को इससे छूट मिला हुआ है, जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इन सबको छूट मिला हुआ है। वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग जिला को भी छूट मिला है, मणिपुर के हिली एरिया को भी छूट मिला हुआ है। ठीक है। फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इन इंडिया, इंडिया में पंचायती राज को पैसा कैसे मिलता है, तो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। वित्त आयोग कहाँ से गठित होता है, आर्टिकल 280 से। वो कुछ पैसे देने की बात करता है। उसके अलावा राज्य सरकार कुछ पैसे देती है, फिर राज्य सरकार लोन भी देती है पंचायतों को। ऐसे ही कुछ कुछ फंड देता है हमेशा। पंचायतों के पास बहुत पैसा है, खास करके जो केंद्र सरकार है ना, वो पैसा देता है आर्टिकल 280 के तहत। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है और वित्त आयोग रिकमेंड करती है कि पंचायतों को इतना पैसा देना चाहिए। तो बहुत सारा पैसा पंचायतों को दिया जाता है। ठीक है। और डिवोल्यूशन फ्रॉम द, और उसी तरह राज्य सरकार भी कुछ पैसा देती है, पर राज्य सरकार कम पैसा देती है। केंद्र सरकार ही सभी पंचायतों को बहुत सारा पैसा देती है। ग्राम पंचायत को भी, पंचायत जैसे बात कर रहे हैं तो पंचायत में आप तीनों समझिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है। अभी इसको यहीं रहने देते हैं हम लोग। इसी क्वेश्चन को इतना डिटेल कर लिए कि हम लोग का एक क्वेश्चन अभी का छूट गया, मगर इसको हम लोग यहीं रह देते हैं। ये जो 85 नंबर क्वेश्चन, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, फोर्स से संबंधित है। तो पूरा फोर्स हम लोग को चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी आप लोग बाकी रिवीजन कीजिए। तो आप लोग पढ़िए, कोई डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको यहीं ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।